हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका MPSC 01 का यूनिट 7 पढ़ेंगे, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसमें इस चैप्टर के अंदर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और यूरोपीय संघ के साथ भारत के कैसे संबंध हैं और क्या संबंधों में जो है इनके उतार चढ़ाव आया है, कैसे संबंध रहे हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। और इसी पे आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है। आप पूरी वीडियो यहाँ पे देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही में मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए जो है यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे बताया गया है। और भी अगर आपको इसके क्वेश्चंस अगर चाहिए किस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको जो है ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी होगी इजी लैंग्वेज में, वो आप पढ़ के जो है अपना एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी अमेरिका के साथ और यूरोपीय संघ के साथ हमारे भारत के कैसे संबंध है उसके बारे में। का चैप्टर नेम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ के संबंध पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। इसी में शीत युद्ध के दौर में संबंधों का क्या विकास था और शीत युद्ध के बाद कैसा संबंध रहा, उसकी पूरे मतलब उसी टाइम पीरियड के बारे में आपको इस चैप्टर में पूछा गया है। तो शीत युद्ध के दौर में संबंध कैसे थे, तो जब शीत युद्ध के टाइम पे दो शक्तियाँ थी यहाँ पे, अमेरिका और सोवियत संघ। और भारत क्या था, इस वक्त गुट निरपेक्ष हो गया था। उसने अपना एक अलग गुट बना लिया था और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यानी कि वो ना अमेरिका के साथ मिलेगा ना सोवियत संघ के साथ मिलेगा और अपना एक अलग गुट बना के ही अपना विकास करेगा। भले ही यहाँ पे उसने सोचा था कि मैं दोनों देशों की मदद ज़रूर करूँगा पर इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि भारत क्या था, एक शांति स्थापित करने वाला देश था जो शांति की बात करता था। हर चीज़ों को शांति से सॉल्व किया जाए, ना कि हम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ें। तो इसलिए भारत अलग हो गया इन दोनों देशों से और अपना गुट निरपेक्ष अपना लिया। और शीत युद्ध के नैतिक आधार को उसने चुनौती दी। नैतिक आधार को यानी कि हर चीज़ जो है प्रेम से, शांति से ही निपट जाए, इस पे बढ़ावा देता था भारत। पर अमेरिका को जो है ये चीज़ें पसंद नहीं आई। अमेरिका तो चाहता था कि उसमें और कंट्रियाँ जो है शामिल हो, सोवियत संघ भी यही चाहता था, पर भारत तो अलग हो गया यहाँ पे। इसलिए भारत और अमेरिका के संबंध यहाँ पे थोड़े बिगड़ गए, या फिर अमेरिका जो है भारत को नहीं सपोर्ट यहाँ पे करना चाहता था। तो भारत अमेरिका और सोवियत संघ को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बढ़ावा देता था। और भारत जो है वो चाहता था कि अमेरिका और सोवियत संघ यहाँ पे एक हो जाएं और कोई भी युद्ध ना हो। तो अमेरिका द्वारा इसे नापसंद किया गया और पाकिस्तान के साथ देकर उसने मतलब उसको भारत का अलग होना यहाँ पे पसंद नहीं आया। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए और पाकिस्तान को जो है यहाँ पे हथियारों की मदद करने लगा अमेरिका। पाकिस्तान के पास जितने भी नए नए हथियार होते थे वो सब अमेरिका के साथ, अमेरिका द्वारा ही उसे दिए जाते थे। तो भारत भी इससे जो है यहाँ पे उसका विरोध करने लगा अमेरिका का। तो इन दोनों के संबंध यहाँ पे बिगड़ते गए थे। ये शीत युद्ध के पीरियड की हम बात कर रहे हैं, शीत युद्ध के टाइम में। और अगर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद देखें हम, तो यहाँ पे सोवियत संघ पूरा टूट चुका था और अमेरिका एक शक्ति बचा था। और अमेरिका और चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे संबंध थे वो भी यहाँ पे शीत युद्ध के बाद बिगड़ते चले गए थे। पर यहाँ पे भारत को उससे फ़ायदा हो रहा था। मतलब भारत तो चाहता ही था कि उसके संबंध पाकिस्तान से भी टूट जाएं और मैं उसके साथ संबंध बनाऊं और अपना विकास करूं। अमेरिका मतलब एक महाशक्ति अब बन गया है और उसके संबंध यहाँ पे चीन और पाकिस्तान दोनों का महत्व समाप्त हो गया था। तो भारत को उसके संबंध बनाने में आसानी हो गई। एशिया सोसाइटी, फिर इसके बाद एशिया सोसाइटी और कार्नेगी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भारत और अमेरिका के सहयोगपरक संबंध विकसित करने पर बल दिया गया। और यहाँ पे जब पाकिस्तान के साथ भी उसके संबंध टूट गए शीत युद्ध के बाद और चीन के साथ भी बिगड़ गए, तो अब भारत और पाकिस्तान एक होने की सोच रहे थे, क्योंकि भारत को भी अब अपना विकास करना था। जब शीत युद्ध के टाइम के बाद क्या हुआ था, उसकी जो गुट निरपेक्षता नीति थी वो यहाँ पे जो है थोड़ी धीमी पड़ गई थी, उसका महत्व भी ख़त्म होता जा रहा था। मतलब कि हर देश अब सब देश, अब सोवियत संघ टूट चुका है तो इतने सारे देश थे जिनको अपना विकास करना था,
तो गुटनिरपेक्षता भी यहाँ पे उसका भी महत्व कम हो गया। सब चाहते थे कि अमेरिका जो एक डेवलप्ड कंट्री है, हम उसके साथ अपने संबंध बनाएं और अपना विकास करें। तो भारत के पास भी अब यही ऑप्शन था, इसीलिए भारत अमेरिका के साथ अब संबंध बनाने में आसानी हो गई जब से उसके पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए संबंध। और इसीलिए उसने एक कार्नेगी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यहाँ पे, जिसमें उसने भारत और पाकिस्तान की यानी भारत और अमेरिका के संबंधों को यहाँ पे बढ़ावा दे दिया। मतलब एक जो है कि हमारे संबंध जो है अब विकसित हो रहे हैं, हम दोनों जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे हैं, इस पे यहाँ पे जोर दिया गया। फिर उसके बाद भारत द्वारा LPG का मॉडल यहाँ पे अपनाया गया। और जब LPG का मॉडल अपनाया गया तो उसमें मतलब हर देश जो है यहाँ पे निवेश कर सकता है भारत में और अपना व्यापार खोल सकता है। तो इसके लिए जब भारत ने मतलब ये चीज़ें अपनाई तो अमेरिका ने और जापान ने, चीन के भी, सभी के साथ भारत के संबंध जो है, सभी के साथ भारत के संबंध यहाँ पे सुधरने लग गए, जब से उसने हर देश को यहाँ पे मतलब बढ़ावा दे दिया कि वो मेरे देश में आके व्यापार कर सकता है। तो अमेरिका भी अब यहाँ पे जो एक डेवलप्ड कंट्री था वो भी यहाँ पे अब व्यापार करने लगा और भारत के जो है अमेरिका के साथ संबंध यहाँ पे सुधरने लग गए। फिर 1994 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वॉशिंगटन की, अमेरिका का जो है वॉशिंगटन में यात्रा करी उन्होंने, जिसमें उसने भारत के और अमेरिका के मतलब आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया कि भारत के आर्थिक मुद्दे क्या हैं और अमेरिका को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी दौरान जो है 1994 में ये भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया गया। अमेरिका से फिर हमने जो है मदद ली, आर्थिक सहयोग यहाँ पे बढ़ाया गया और अमेरिका ने मतलब ये हेल्प के लिए राज़ी भी हो गया और दोनों के बीच यहाँ पे व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ गया। फिर 1995 का एक वाणिज्य गठबंधन यहाँ पे हुआ था, जिसमें दोनों ही जो है अपने व्यापार करेंगे साथ में और अपने संसाधन देंगे। तो 1995 का जो वाणिज्य गठबंधन हुआ, व्यापारिक संबंध बनाने के लिए विचार विमर्श इसमें किया गया। मतलब ये जो भी इनके व्यापार अब ये करेंगे उसको और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इसका गठन किया गया था, वाणिज्य गठबंधन किया गया था 1995 में। और भारत में पूंजी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत अब अमेरिका बन गया था। शीत युद्ध के बाद अगर भारत में अगर कोई कंट्री निवेश कर रही है, क्योंकि भारत तो अब पूरी तरह अनडेवलप्ड हो चुका था, मतलब कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है नुकसान हो गया था शीत युद्ध के बाद और उसको अपना विकास करना था, तो अमेरिका ही था एक देश जो उसका मतलब उसके व्यापार क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हर जगह से मदद कर रहा था। और भारत का सबसे बड़ा जो निवेश स्थान बना वो अमेरिका था उस टाइम पे। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका ने ही हमें जो है और चीज़ें हमें दी थी। तो भारत से सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को हो रहा था और यहाँ से भी कई चीज़ें जो है निर्यात हो रही थी अमेरिका। उसके बाद पर थोड़े यहाँ पे संबंध फिर दोबारा से इसमें उतार चढ़ाव आया। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मतलब पोखराज 2 यहाँ पे अपनाया गया था भारत द्वारा। यहाँ पे एक कश्मीर मुद्दा था जो उसमें भारत और पाकिस्तान का हमेशा यहाँ पे लड़ाई रहती है। तो अमेरिका इसमें भारत ने क्या किया, अमेरिका को कहा कि वो पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दे यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करता है यहाँ पे हमेशा हर देश में लड़ाई यहाँ पे लगवाता है और हमेशा हर देश पे कब्ज़ा करने की सोचता है। तो इसीलिए वो चाहता था अमेरिका उसको क्या कर दे, एक आतंकवादी देश घोषित कर दे, पर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे भारत द्वारा खुफिया विभाग को और सरकार द्वारा पर्याप्त सबूत पेश किए जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित यहाँ पे नहीं किया। मतलब भारत ने सब चीज़ें उसको जो है सबूत भी दे दिया था, सरकार ने भी बोल दिया था, फिर भी अमेरिका ने यहाँ पे पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं माना। तो इससे जो है भारत को और भी यहाँ पे उसका विरोध करने लगा। मतलब अमेरिका के साथ और भी संबंध यहाँ पे बिगड़ने लग गए कि वो पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन है उसी को वो मतलब आतंकवादी देश भी घोषित नहीं कर रहा है और उसके साथ संबंध बना रहा है, अपने हथियार भी दे रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है एक तरह से, भारत ने सोचा। तो यहाँ पे थोड़े संबंध फिर से जो है डगमगाने लग गए थे भारत के साथ। और कश्मीरी मसला, यहाँ पे कश्मीरी मसला भारत अमेरिका संबंधों में हमेशा खलल डालता रहा था। क्लिंटन सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए परमाणु कार्यक्रम बंद करने की नीति भी अपनाई गई फिर बीच में, यानी कि अब जो है कोई भी परमाणु शक्ति हम इसको भारत को नहीं देंगे, कोई भी हथियार नहीं देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अमेरिका ने ये मतलब कि मदद देना भी यहाँ पे बंद कर दिया था, हथियार देना भी बंद कर दिया और उसने चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ
वो अपने संबंध मजबूत कर लिए यहाँ पे। तो इसी वजह से भारत और चीन के साथ जब अमेरिका के संबंध यहाँ पे और तेज हो गए, तो भारत ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं ये दोनों देश मिल गए आपस में, अमेरिका चीन के साथ भी मिल गया, पाकिस्तान के साथ भी मिल गया, जो कि मेरे दुश्मन हैं, तो भारत यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए डरने लगा था कि ये दोनों देश अगर मिल गए हैं तो ये कहीं मेरे पे ही हमला ना कर दे। तो इसीलिए उसने 1998 में कुछ परमाणु परीक्षण किए थे, और उसी परमाणु परीक्षण को हम कहते हैं पोखराज 2। पोखराज 2 यहाँ पे अपनाया गया था। तो ये जितने भी परमाणु परीक्षण किए, भारत को भी जो है एक परमाणु परीक्षण संपन्न देश कहा जाता है। बहुत सी शक्ति है भारत के पास भी, और फिर भी मतलब इसने इतनी शक्तियाँ बढ़ाई ताकि ये दोनों देश जो है कभी भी मेरे पे हमला ना कर दे, या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत ने यहाँ पे परमाणु परीक्षण करना शुरू किए, और इसको कहा जाता है पोखराज 2। तो जब से अमेरिका को जो है और भी इससे जो है गुस्सा यहाँ पे आया, और फिर उसने अमेरिका ने क्या किया, उसको मतलब यूएनओ में भी और भी जगह पे भारत को कहा कि वो अपने हथियार बनाना बंद कर दे, और उसके लिए भारत ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई परीक्षण आगे कोई परीक्षण नहीं करेगा। पर फिर भी उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा, उसको परमाणु अप्रसार संधि पे यानी कि NPT, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो NPT पे और CTBT जो था उस पर यहाँ पे जोर दिया है कि भारत उस पर साइन करे, उस संधियों पर हस्ताक्षर करे, और ये कहे कि आज के बाद वो जो है कोई भी परीक्षण नहीं करेगा, कोई भी हथियार नहीं बनाएगा अब के बाद, क्योंकि यहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा हथियार बना लिए थे अब भारत ने। तो अमेरिका को यहाँ पे डरने लगा था कि अब वो मुझसे ज़्यादा डेवलप ना हो जाए या मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, तो इसलिए भारत यहाँ पे दबाव डालने लगा कि वो परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करे। इसके लिए दबाव डालने लगा। तो इस वजह से भारत और पाकिस्तान के और चीन के और अमेरिका के यहाँ पे संबंध जो है और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा तो शीत युद्ध के बाद इसके क्या संबंध थे, शीत युद्ध के दौरान इनके कैसे संबंध थे। हमेशा मतलब इनमें जो है उतार चढ़ाव इनके संबंधों में होता रहा है। पर अमेरिका अगर हमारे भारत का मतलब एक संबंध बन जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे संसाधन। अमेरिका मतलब एक इतनी डेवलप्ड कंट्री है तो उससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पर भारत ने जो है इसके साथ अपने संबंध इतने अच्छे नहीं बनाए थे उस टाइम पे। इसके बाद बात करें यूरोपीय संघ की, भारत और यूरोपीय संघ के साथ कैसे संबंध थे। आपका अगला टॉपिक है इसमें यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ के साथ कैसे संबंध थे भारत के, तो उसमें हम पहले इसकी आर्थिक सीमाएँ जानेंगे, फिर इसके व्यापारिक सीमा जानेंगे। और ये जो आपका मतलब जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये सब उस टाइम पीरियड के जो आपके सिलेबस में दी गई है, यानी कि जो शीत युद्ध के टाइम पे हुआ या फिर जो 90 के टाइम में हुआ। और रिसेंट की अगर हम बात करें तो इसके बाद हम जो है यूरोपीय संघ के भारत के साथ रीसेंट के क्या संबंध है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर भारत और यूरोपीय संघ की आर्थिक सीमाओं की अगर बात करें, मतलब ये पहले के टाइम की बात हो रही है, तो भारत के लिए यूरोपीय संघ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। यानी कि यूरोपीय संघ में भी काफ़ी जो है हम वहाँ से हेल्प ले सकते थे। व्यापार का इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और आर्थिक संसाधन भी हम वहाँ से ले सकते थे। तो भारत के लिए यूरोपीय संघ एक नंबर 1 पे था कि हमें यूरोपीय संघ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए, तभी हम अपने आप को डेवलप्ड कर पाएंगे। तो भारत ने यहाँ पे यूरोपीय संघ सबसे बड़ा देश था, पर यूरोपीय संघ के हमारे लिए मतलब भारत को इतना नहीं मानता था वो, मतलब कि यूरोपीय संघ तो खुद ही कितना डेवलप्ड है, और भारत उस टाइम पे बहुत ही जो है काफ़ी संसाधन यहाँ के ख़राब हो चुके थे, इतना डेवलप नहीं था मतलब भारत। तो इसलिए यूरोपीय संघ के लिए भारत का कोई महत्व नहीं था। और संघ के आयात में भारत का हिस्सा केवल 1% है, यानी कि हम यूरोपीय संघ से जो हेल्प ले पा रहे हैं उसकी सिर्फ 1% हेल्प ही हम ले पा रहे हैं। इसे बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि भारत यूरोपीय संघ जो इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है और इतने संसाधनों में वो हमें हेल्प कर सकता है, फिर भी हमारे जो भारत है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। इसका सिर्फ 1% फ़ायदा ही हमें हो रहा है। और भारत यूरोपीय संघ के बाज़ार का लाभ 70% हिस्सा निर्यात इसके 4 सदस्य देशों में जाता है। यूरोपीय संघ के जो जितना भी इसके मतलब लाभ होता है, जितना भी यूरोपीय संघ को, उसके सिर्फ 4 देशों में ही यहाँ पे जा रहा है। अभी मतलब कि भारत यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है यूरोपीय संघ के साथ संबंध बनाने के लिए, तो उसका लाभ भी ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है
और जितना भी यूरोपीय संघ को उनके मार्केट से जितना फ़ायदा होता है वो उसी के 4 सदस्यीय देश जो हैं इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और बेल्जियम, इसमें ही 70% हिस्सा उसका जाता है। तो भारत यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी अपने संबंध बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। और भारत से अगर कुछ संसाधनों का निर्यात होता भी है तो वो बहुत छोटे स्तर पे होता है, सिर्फ कपड़ा, चमड़ा और मोतियों का ही निर्यात किया जाता है। जबकि यूरोपीय संघ इतना बड़ा संसाधनी देश है, इतने मतलब उसमें व्यापार भी हम अगर वो हम कर दे तो हम काफ़ी इसमें डेवलप्ड कर सकते हैं, पर इतना फ़ायदा भारत जो है यहाँ पे नहीं उठा पा रहा। पर अगर हम अभी रिसेंट का देखें तो यहाँ पे जो डॉक्टर AS जयशंकर है, इन्होंने यहाँ पे यूरोप के साथ अपने संबंध बनाने के बढ़ावा देने के लिए कुछ चीज़ें करी हैं उन्होंने। तो इन्होंने इसे जो है गेम चेंजर कहा है, गेम चेंजर साबित होगा। यानी कि यूरोपीय संघ जो इतना डेवलप्ड है, इतने संसाधन है उसके पास, अगर हम उसके साथ अपने संबंध बना लेते हैं तो हम एकदम से, अगर हम उसके 2% 3% भी अगर हमारे पास हो जाता है, उसके हेल्प अगर हम ले लेते हैं तो हम मतलब काफ़ी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कर पाएंगे, काफ़ी डेवलप्ड हो पाएंगे, हमारे संसाधन काफ़ी मजबूत हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पे क्या कहा है, अगर हम यूरोप के साथ संबंध बनाते हैं तो ये गेम चेंजर साबित होगा। और साल 2021 में इसी के लिए साल 2021 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच $88 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ है। फिर रिसेंट में ही व्यापार की अगर हम बात करें, ये तो हमने पिछला टाइम देखा कि भारत का जो है यूरोप से कोई भी मदद नहीं ले रहा था उस टाइम पे, और यूरोपीय संघ जो है अपने 4 देशों में ही सारी चीज़ें जो है संसाधन यहाँ पे दे रहा था। और साल 2021 में पर भारत और यूरोप के यहाँ पे व्यापार क्षेत्र बढ़ा और यहाँ पे हमें $88 बिलियन का जो है व्यापार हमने किया है। यूरोपीय देशों के साल 2020 में $87 बिलियन का निवेश आया है, मतलब इतना फ़ायदा हमें हुआ है यूरोपीय के साथ। यूरोपियन यूनियन की करीब 6000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ये आज के टाइम में अगर हम देखें तो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे संबंध जो है डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ाए हैं, और इसका जो हमें फ़ायदा होता जा रहा है, निवेश हो रहा है इतना। $87 बिलियन था 2020 में, और अभी रिसेंट की बात करें तो यहाँ पे मतलब संबंध बढ़ाने के लिए और भी यहाँ पे खास समझौते किए गए हैं। गेम चेंजर साबित हुआ है। गेम चेंबर यानी कि हमें इतना फ़ायदा किसी देश से नहीं हुआ जितना कि यूरोप के साथ हुआ है। और यूरोप की कई कंपनियां भी हमारे देश में खुली हैं, जो कि 6000 कंपनियां हैं, और इससे 1.7 मिलियन लोगों को मतलब नौकरियां मिली है। तो यूरोप के साथ हमारा मतलब इतना जो डेवलप्ड है व्यापार क्षेत्र में, इसके साथ अगर हम अपने संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे फ़ायदा होता है। और इसी के लिए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने ही इनके साथ जो है संबंध बनाए थे। तो यहाँ तक आपको पूछा जाता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, और मोस्टली जो इसमें भारत और अमेरिका का क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताया। और अगर इसकी और भी चीज़ें अगर आपको नोटिंग चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सा टॉपिक होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके MPSC के जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो वो भी आप हमसे देख सकते हैं। और भी कोई टॉपिक होता है आपका पॉलिटिकल साइंस का तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।